हमारे बीच ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री शालिग्राम शास्त्री जी उपस्थित हैं। आपसे भी अनुरोध है कि वे खादा उड़ाकर आचार्य जी का स्वागत करें। हमारे बीच तमोधी गुरु समाज के प्रतिनिधि भी उपस्थित। आचार्य जी तबे आउनु भयो यो नाउरो ठाउँमा यहाँको हाम्रो एक सानो चेलीले तपाईको स्वागत अभिनन्दन गर्दैछ। स्वीकार गर्नुहोला। अनुष्का थापा फ्रम प्रेमटाउन शाखा। उहाँले प्रतिभा उहाँको यति धनी हुनुहुन्छ। नानी हराएको छ कार्तिक मिस्टर कार्तिक छिटो आइदिनुहोस्। और भरतनाट्यमको पहिला हाम्रो ईश्वरको स्तुति गर्ने छेल्लो प्रस्तुति दिएको थियो। बहुत राम्रो, अति सुन्दर। र अब मलाई समय दिनुभएको उहाँ सधैँ हामी रानी साहेबले हामीले पुनः बोलाउनेछौँ र कार्यक्रमको अगाडिको लागि मञ्च सञ्चालनको लागि क्याप्टेन वाइबी थापा र श्रीमती प्रभा शाह।
गोदा ग्रुप ट्रस्टको हाम्रो संरक्षक र संयोजक सबै हुनुहुन्छ ब्रिगेडियर टीएस गुरुङजी, उहाँको बुढा सांस्कृतिक कला केन्द्र रुद्रगढमा अघि बढिरहेको छ। तो उहाँको टिमको अब कार्यक्रम छ। मलाई बुढा सांस्कृतिक कला केन्द्रको बारेमा केही शब्द बताउन चाहन्छु। बुढा सांस्कृतिक कला केन्द्र सन् 2006 हाम्रो ब्रिगेडियर टीएस गुरुङ साहबले स्थापित गर्नुभएको आज हामीले यति राम्रो दिन देखेको छौँ र उहाँलाई सम्मान पाएको छौँ, धेरै खुसी लाग्छ। वीर नारी श्रीमती रानी थापा पञ्चायतवाला सभापतिलाई निवेदन गर्छु, उहाँ पनि आइदिनु होला। पत्नी शहीद जीत बहादुर थापा, उहाँको बुवा हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय नरबहादुर थापा 41 GR, उहाँ नौगाउँ अपरेसनमा शहीद हुनुभएको थियो 11/6/2017 41 GR। यस्तो वीर नारी हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। यस्तो कार्यक्रममा हामीहरूलाई उहाँलाई धन्य बनाउनु भयो श्रीमती रानी थापाजी। अब म निवेदन गर्ला श्री वीर नारी रजनी प्रधानज्यू शहीद नायक भारत प्रधान 5/3 GR सागादेव महोदयलाई म निवेदन गर्दछु, उहाँ पनि आइदिनु होला। सुपुत्र श्री रुकुम बहादुर प्रधान, माता तारादेवी प्रधान 4/5 GR 6 अगस्त 2002 में पत्थरघाटी कुपवाड़ा आतंकवादी विरोधी अभियान में वहाँ वीर गति को प्राप्त हुनुभयो। जस्तो वीर नारीलाई हामी नमन गर्दछौँ कि उहाँको बलिदान हामीले कहिले पनि यस्तै याद गर्नेछौँ र हामीलाई धन्य बनाइदिनु भयो। वीर नारी श्रीमती सीमा थापा पत्नी शहीद सुबेदार प्रदीप थापा न्यागाउँ शाखा, प्लिज आइदिनु होला। 4/5 GR सेना मेडल उहाँले पाउनुभएको थियो। ओपी रक्षक मैदानकोट पुंछ सेक्टरमा 18 मार्च 2003 में पाकिस्तानको जवाबी कारवाहीमा उहाँले घाइते हुनुभयो र त्यसपछि वीरगति प्राप्त हुनुभयो। यस्तो वीर नारीलाई हामी नमन गर्दछौँ। उहाँले हामीलाई आज त्यस्तै गरिदिनुभयो अन्तरिक्षमा आएर। पछि उहाँ जीओसी साहबले आउँछु भन्नुभएको छ। उहाँको पल्टनको हुनुहुन्छ, जीओसी साहबको पल्टनको हो, उहाँ आउँछु भन्नुभएको छ। आचार्य आउनु त उहाँ कुद्दै हुनुहुन्छ सायद। हजुर, त 17 जेक राइफल माउन्ट एभरेस्टमा उहाँले चढाइ गरेर 1997 में हौलदार र्याङ्कमा हाउसमा हाई एल्टिट्युड वारफेयर स्कुलमा उहाँ प्रशिक्षक हुनुहुन्थ्यो। क्याप्टन रोबिन थापा सेना मेडल 17 जेक राइफल।
जस्तो हाम्रो माउन्ट एभरेस्टमा अब अहिले आचार्यजी भर्खरै भएर आउनुभयो हिमालय श्रृङ्खलामा त माउन्ट एभरेस्ट विजय प्राप्त गर्ने क्याप्टन रोबिन थापा सेना मेडल। अब शिक्षाको क्षेत्रमा हामी अगाडि बढौँ। नयाँ गाउँ शाखा मास्टर सागुल प्रधान, सनोक श्रीमती सपना प्रधान एवं सनोक श्री संजय प्रधान वहाँ आउनुहोस् र शाखाध्यक्ष नयाँ गाउँ शाखा पनि आइदिनुहोस् अगाडि। मास्टर सागुल प्रधान उहाँलाई सबै सब्जेक्टमा 100% मार्क लिएर आएर एउटा सब्जेक्टमा रहँदाखेरि 99.2% ताली बजाउनु होला। यस्तो होनार विद्यार्थीलाई हामीले सम्मान गर्यौँ, धन्य छ यस्तो नानी आमा बाबुलाई। र यसै गरेर शिक्षा पनि लिँदैछौँ, अगाडि पनि चढ्दैछौँ। र हाम्रो बिचमा मीना उपाध्यायजी आउनुभएको छ, डाक्टर अफ श्री पिएल उपाध्याय, तोपलाल उपाध्याय उहाँ बुवा हुनुहुन्छ। NIS नेशनल इन्स्टिट्युट अफ स्पोर्ट्स नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स इन्स्टिट्युट पटियालाको ट्रेन्ड उहाँको प्रशिक्षक, सरी ह्यान्डबल यो सरी मीना उपाध्याय उहाँ अहिले उच्च प्रतिष्ठानमा उहाँ अहिले प्रशिक्षक हुनुहुन्छ मीना उपाध्यायजी। उहाँ बहुत बहुत धन्यवाद छ। र सार्दुल अहिले बल्ल आयो, पढाइमा चाहिँ अगाडि छ, कोही बात नहीं। सार्दुल प्रधान सबै विषयमा 100%, एउटा विषयमा 99 गर्दाखेरि 99.2%। सार्दुल प्रधान शाबाश, यस्तो नानीलाई हामी धन्य छौँ। र अब म थोड़ा निवेदन गर्दैछु। अहिले जीओसी साहब जनरल अफिसर कमान्डिङ सब एरिया आउँदै हुनुहुन्छ, 8 टिआरको हुनुहुन्छ। उहाँले पनि भन्नुभयो कि पदम बहादुरमा भेटौँला भनेर, तर अहिले फेरि हामी भेटाउने छ। त म सरलाई अर्जुन एवार्डी पदम बहादुर मल्लजीलाई पनि म यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु कि उहाँले प्रथम गोर्खा हुनुहुन्छ जसले एसियाड बक्सिङमा गोल्ड लिएर आउनुभएको थियो। अर्जुन एवार्डी कैप्टन पदम बहादुर मल्ल। फर्स्ट 8 GR वर्तमानमा 3rd में कैप्टन पदम बहादुर मल्लजी अर्जुन सम्मानले पुरस्कृत हुनुहुन्छ। हाम्रो गोर्खालाई उहाँले धन्य गराउनु भएको छ। उहाँलाई सम्मान हामीले दिन पायौँ, हामी धन्य भएका छौँ। सबै सरकारले पनि खुसी आइदिनु होला। धन्यवाद आचार्यज्यू, धन्यवाद पतञ्जली र धन्यवाद अतिथिगण र आज सम्मान पाउने म रानी साहेबलाई अहिले फेरि एकखेर हजुरको आशीर्वाद सानो भए हामीले पाउँदैनौँ। कति वर्षबाट हामीले पर्खिरहेको छौँ आशीर्वाद ठुलो पाउनु भनेर। र अहिले शिरोमणि श्री बालकृष्ण जी, वहाँको सँगैको देवती जी, पूरा पापाजी मोहन कार्की जी र सभाको सम्मानित अध्यक्ष पदम थापा जी, जनरल शक्ति गुरुङ जी, महारानी साहिबा जी। आज बहुत गर्वको विषय छ, ऐतिहासिक मोमेंट पर क्षण था यो कि आचार्य जी आज जब हिंदुस्तान को सबसे दुर्गम पहाड़ी में अपनो जड़ी बूटी खोलने के पश्चात देहरादून को प्रथम आगमन सुधार आनुभयो, उनको धेरै धेरै धन्यवाद। र इसी क्रम में
आज बहुत ठुलो समाज सेवा पातानीले पूरा विश्वमा पूरा धेरै उत्तराञ्चलमा गरेको छ र नेपालको विद्रोही आचार्यजी रामदेवजीको कृपाले बहुत ठुलो प्रोजेक्ट लगानी छ र इसी क्रममा म उनसे प्रेरित भएर आज घोषणा गर्छु कि गोर्खाली सुधार सभालाई म आफ्नो माता पिताको स्मृतिमा 1 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्दैछु और ये 1 लाख रुपैयाँ सिर्फ डांस गाना खर्च होने चाहिए ना। इसका उद्देश्य ये होला कि इस पैसा से सोलर प्लांट लगाई जाओ और उस ऊर्जा में सुबह बिजली सब्सिडी पाओ तो उसके बाद 2-3 हज़ार का इनकम पनि बढ़ो और इसी तरीका से सभी समाज सेवी से अनुरोध है कि इस किस्म को कार्यक्रम में एक मुहिम चलाई दी जाओ जिंदगी में बहुत सानों से कार्यकर्ता जो उसको बस्ता में मुझे कोशिश करना जो शायद सभी में सभी जो है उसको लगी सके। जय हिंद, जय भारत, जय गौरव। गोरखा इंटरनेशनल प्रतिमा संजय मल आज हाम्रो 10 सांस्कृतिक महोत्सव गोर्खाली सुधार सभा गढ़ी कैंट देहरादून बटी जिसको मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय आचार्य हरिविक श्रीमती बालकृष्ण जी हुनुहुन्छ। हाम्रो दशैं सांस्कृतिक महोत्सवको कार्यक्रममा यहाँ सबै पाल्नुभएका तपाईँ दिदीबहिनीहरू बाबु नानीहरू सबै सम्मानित सदस्यगणहरूलाई मेरो धेरै हार्दिक अभिनन्दन, स्वागत और वंदन। गोर्खाली सुधार सभा हामी तपाईँ सबैले तो शब्दलाई संस्थालाई सुनेको र जानेको। हाम्रो दशैं हैन, दशैं भन्दा पनि अगाडि बडा दशैं हो। गोर्खाली नेपालीहरूको सबभन्दा ठुलो पर्व, वीरताको पर्व, सांस्कृतिक पर्व, स्वाभिमान र हाम्रो अस्तित्वको पर्व। त्यो पर्वलाई आज यहाँ पहिलो पालीमा आउन पाएको हो। मलाई धेरै खुसी छ, प्रसन्नता छ। तो इस कार्यक्रम में आज हाम्री दिदी महारानी जी यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो सम्मानित लोकसभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैं धेरै अभिनन्दन गर्दछु और हाम्रो ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय भाई श्री पद्मसिंह थापा जी जो सबैलाई लिएर सबैलाई साथमा सम्मिलित गरेर समाजमा चेतना एकता को प्रतिष्ठापना को जो प्रयास आदरणीय पद्मजी गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। और हमारे गोर्खाली समाज के शक्ति नाम भी भगवान ने माता पिता जी ने शक्ति रखेको, तो शक्ति को रूप में
काम गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो आदरणीय हाम्रो जनरल साहब और शक्तिमा मधु मिलेपछि यस्तो मिठासहरू बढ्छ आदरणीय बहिनी मधु जी और साथ साथ में यहाँ पर थुप्रै मैले देखें सभी समिति उपसमिति सभी जाति उपजाति अलग अलग संस्था संगठन उस संस्था संगठन का प्रतिनिधिगणहरू तब सबै चाहिँ एकदम एउटा एउटा मान्छे चाहिँ नि एउटा एउटा संस्था को बराबर। यहाँ तो ऐसी भीड़ तो यहाँ जो है सेलेक्टेड और पूरी क्रीम आई है, तो आप सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा इधर हमारे बैठे हुए आदरणीय श्री पद्म बहादुर मल्ल जी, ये देखो देश के लिए पहली बार बॉक्सिंग में अवार्ड लेकर के आए। तो ऐसे ऐसे गोरखाली इस देश में है तो हमारा स्वाभिमान जिंदा है, ये समझ के रखना। और मैं आदरणीय ब्रिगेडियर PS गुरुंग जी, आदरणीय कर्नल राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय कर्नल भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री PD लिंबू जी, आदरणीय श्री KC राय जी, श्री जगत बहादुर राणा जी, श्री शालिग्राम शास्त्री जी, श्री कर्नल CP थापा जी, आदरणीय कर्नल DB थापा जी, श्री LB गुरुंग जी, सुश्री दुर्गा गुरुंग जी, आदरणीय कर्नल DS खड़का जी, आदरणीय कर्नल MS थापा जी और आदरणीय श्रीमती सुनीता क्षेत्री जी, आदरणीय श्रीमती सरोज गुरुंग जी, आदरणीय श्रीमती कमला थापा जी, आदरणीय श्रीमती वंदना मिश्र जी, आदरणीय कर्नल विक्रम थापा जी, सुश्री विनो गुरुंग जी। ये तो लिखे हुए नाम थे, मैंने पढ़ दिए हैं, क्षमा करिएगा। यदि नाम नहीं पढ़ा तो मेरे को लिखा हुआ नहीं लिया गया, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त समस्त गोरखाली सुधार कार्यकारिणी शाखा अध्यक्ष सदस्यगण सभी और हमारे हमरो स्वाभिमान की तरफ से भी हमरो स्वाभिमान को टीम पर नियाचन आदरणीय साध्वी रेवादिति जी सेक्रेटरी के रूप में हमरो स्वाभिमान में ट्रस्ट में सेवा दे रही हैं और आदरणीय हमारा मोहन कार्की जी केंद्रीय संयोजक के रूप में सेवा दे रहे हैं और आदरणीय घनश्याम शर्मा जी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, आदरणीय CB थापा जी और विशेष करके अब उत्तराखंड में जो हमरो स्वाभिमान में एकदम ऊर्जा को साथ में आदरणीय अध्यक्ष जी बनी धेरै प्रशंसा करते हैं उनको। यस्तो हाम्रो प्रिय भाई राजन बस्नेत जी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उत्तराखंड में बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल अभी आए थे, तगड़े से थे पर बहुत प्यारे हैं, भूपेंद्र क्षत्री जी, जो लिखने में, क्योंकि लिखना पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप नेपाली भाषा बोलना लिखना पढ़ना और उस परंपरा को जीवित नहीं रखेंगे तो फिर बाकी चीज़ें बहुत मुश्किल से जीवित रहेगी। इसी तरह से हमारे साथ में साध्वी देवप्रिया जी हैं, डॉक्टर हमारा राजेश मिश्रा जी हैं, बाकी हमारे आदरणीय GOC साहब भी यहाँ पर हैं, संजीव जी जो जी प्रणाम, और सारिका जी भी ही हैं हमारी पूर्व मंत्री, और बाकी जो है सभी आप सम्मानित प्रतिष्ठित। और विशेष कर करके मैं देख रहा था मेरी उन माताओं को और बहनों को जो इस देश के लिए वीर हुए, शहीद हुए, उन शहीदों की जो धर्मपत्नी हैं, आदरणीय बहनें और माताएं, उनके अंदर की मासूमियत और चेहरे की वीरता हमको इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की जज्बा पैदा करती है, वह प्रेरणा हमको मिलती है। उन सभी माताओं बहनों को भी मैं बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, चाहे वह हमको स्वाभिमान के माध्यम से, चाहे वह गोरखाली सुधार सभा के माध्यम से। यदि आपके लिए जीवन में कहीं आपदा और विपदा आए तो जो हमसे बनेगा हम आपके लिए जरूर करेंगे, क्योंकि आपने जो दिया है जीवन में, अपना पति से बढ़कर के, अपना पुत्र से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। यदि राष्ट्र की बलवेदी पर उसको चढ़ा दिया गया तो उसके आगे देने के लिए कुछ शेष बचता है। यही तो हमारी पहचान है, यही गोरखाली की पहचान है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बार अभी केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर
नेशनल लेवल पर बहुत सारे मुद्दों को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। जब गोरखाली की बात आती है, देश के लिए मरने मिटने की, देश के लिए जीने की, देश के लिए खड़े होने की, कभी वह किसी तरह से किसी मान सम्मान की चाहत से नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपितु स्वामी भक्ति और राष्ट्र भक्ति का जो खून के अंदर जो कीड़ा है, उसकी वजह से वह वीरता को प्राप्त होता है, उसके लिए समर्पित होता है। यहाँ पर भी जितने भी बैठे हुए हैं अधिकांशतः या तो वीर हमारे सब भूतपूर्व सैनिक हैं, या फिर आपके परिवार में से कोई ना कोई सेना में है, अधिकांशतः परिवार के लोगों में। तो एक जज्बा है, एक परंपरा है, बलिदान की परंपरा का दूसरा नाम है गोरखाली। तो ध्यान रख लेना, इसको कभी भूलना मत। तो जो बड़ी बात मैं आज आपको थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, जब मैंने एक हमरो स्वाभिमान के माध्यम से, मुझे कोई पड़ी नहीं है, आप सब जानते हैं कि पूरा देश आज हमें बहुत प्रेम करता है, बहुत रेस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है। हम कृतज्ञ हैं, सबै देशवासीहरूले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, हामीले त्यसको लागि हामी सदैव कृतज्ञ पनि छौँ। परंतु मैंने सोचे कि जो समाज, जिस परिवार को पृष्ठभूमिबाट हामी समाजमा आएको, हामी देशमा दुनियाँमा आएको, त्यसलाई हामीले कहिले पनि बदल्न सकिँदैन। यो हमेशा ध्यान रखना। जो तुम्हारा कुल वंश खानदान है वो बदलेगा नहीं, तो फिर हाम्रो दायित्व क्या हो? केही कुल वंश खानदान को लागि हाम्रो दायित्व छ कि या छैन? तो प्रायः मैले देखेँ, विशेष गरेर आज यो कुरा पनि मैले सबै थुप्रै सभाहरूबाट पहिले पनि भनिरहेको कि हामीले चाहिँ नि, हामी गोर्खाली या नेपाली केही फरक पर्दैन। पहले तो नेपाली शब्द बोल्न भनेर हिचकिचा कि नेपाली भन्ने बित्तिकै यहाँ यसको भेद कसले गरेको, यो ध्यान राख्नु। नेपाली र गोर्खालीको भेद नेपालीहरूले नै गरेको, बाहिरकाले गरेको होइन। यसबाट बाहिर निक्लिनु पहले। यदि गोर्खाली भनेर हामी चाहिँ गोर्खाली हाम्रो वीरता र स्वाभिमान को पहचान हो, यो पूरी दुनियाँमा छ। हामीले नेपाली भने पनि वीरता को प्रतीक गोर्खाली, पर जब भाषा र संस्कृति को कुरा आउँछ भने हमेशा ध्यान राख्नु, भाषा पनि नेपाली हो, संस्कृति पनि नेपाली हो। तो यो हामीले सधैँ ध्यान रखना पर्छ। तो त्यही भएर और अर्को कुरा मैले भनिदिन चाहन्छु कि हाम्रो राजनैतिक सीमामा हामी जुन भूभागमा छौँ, यो भारतको भूभागको त्यसको एउटा नियम छ, संविधान छ, कानुन छ। तो नियम और संविधान को तहतमा हामी चाहे भारतीय गोर्खाली हों, भारतीय नेपाली हों, चाहे हम नेपाली हों, चाहे नेपाली गोर्खाली हों, त्यसरी नै दुनियाँमा कम से कम आज नेपालीहरू लगभग दुनियाँको 25-30 कन्ट्रीमा तो ठुला कन्ट्रीमा तो वहाँको नेसनलिटी भएर वहाँ उनीहरू चाहिँ नि आफ्नो काम धाम, आफ्नो जीवन निर्वाह गरेर थुप्रै पिँढीबाट वहाँ छन्। तो हाम्रो यदि वैश्विक एकता, वैश्विक पहचान को लागि हाम्रो जो स्वाभिमान हो, त्यो स्वाभिमानलाई हामीले हमेशा अगाडि राख्नुपर्छ। प्रायः यहाँ जति पनि बस्नु भएको छ, मैले देखेको आसामतिर जाँदाखेरिमा या दार्जिलिङमा तो सबै नेपाली छन्, या फिर सिक्किममा नेपालीहरू छन्, वहाँ नेपाली भाषा बोल्न, वहाँ तो मारवाडी पनि गएर दुकान खोल्छ भने त्यसले पनि त्यहाँ नेपाली नै बोल्छ। दार्जिलिङमा गएर कोही पनि कहीँ पनि केही गएर काम गर्छ भने त्यहाँ पनि त्यसले नेपाली बोल्छ। किन भन्दा तो त्यहाँको एउटा बहुसङ्ख्यक होनेको कारणले तो स्वाभिमान छ। परन्तु त्योबाट बाहिर गएपछि, जस्तो देहरादूनमा पनि प्रायः मलाई आज धेरै खुसी भयो, जति बाबु नानीहरूले यहाँ कल्चर प्रोग्राम गर्दै थिए। हालांकि हाम्रो गाद्यवाद्यमा सब हाम्रो रिटायर्ड, मैले सोधेको हाम्रो रिटायर्ड फौजीहरू हुनुहुन्थ्यो, एकदम स्मार्ट भएर एकदम बच्चा जस्तै कुद्दै नाच्दै गाँदै। पर बाँकी बाबु नानीहरू चाहिँ नि सबै राम्रो स्कुलमा कलेजमा पढेर त्यो अस्तित्वलाई कहिले पनि भुल्न हुँदैन। म हजुर तपाईहरूलाई सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि सधैँ यो सङ्कल्प लिनु, तपाईहरूले चाहिँ यो सङ्कल्प लिनै पर्छ कि बाबु नानीहरू चाहिँ नि घरमा
कम से कम नेपाली भाषा बोलनी गरौँ त्यो सिकाउनु भाषा यदि हामीसित लुप्त भयो भने ध्यान राख्नु जसको भाषा जिन्दा छैन त्यसको संस्कृति कहिल्यै जिन्दा रहन सक्दैन। तो संस्कृतिलाई जिन्दा राख्ने हो कि होइन? तो भाषा चाहिए, भाषा बोल्नु घरमा कम से कम, और दुईजना हुँदाखेरि पनि कहीँ पनि ज्यादा स्मार्टनेस दिखाएर चाहिँ अंग्रेजी पङ्ग्रेजी बाँकी यताउता गर्ने आवश्यकता छैन। नेपाली बोल्ने गर्नु। आज यो सबै संकल्प लिएर जाने हो यहाँबाट। मेरो एउटै अभियान छ, जति पनि नेपाली गोर्खालीहरू चाहिँ दुनियाँमा कहीँ पनि छन्, मैं भारत को पूरा गर्दिनँ, मैं पूरा विश्व को पूरा गर्छु। मैले देखेको युकेमा हजारौं जनाहरू छन्, अहिले त्यो परम्परा सुरु भइसकेको छ। म्यानमारमा बर्मामा तपाईहरुलाई थाहा छ कि थाहा छैन, सबभन्दा पैसा भागा धनी व्यापारीहरू सब नेपाली हो। थाइल्यान्डमा कानुनी नेपालीहरूको छ। युएसए मा थुप्रै छ। यूएसए में पनि एउटा संगठन थियो, जसमा कई 5-6 महीना पहले यूएसए थिए। तो पूरी दुनिया में तो दुईटै शब्दलाई यो ध्यान राख्नु, देहरादून में इसको कंजूसी छ। आप लोगों के अंदर एक मानसिकता बन गई है, क्षमा करिएगा, आप डरो मत। अभी भी मैं एक बार बताऊं, मैंने भारत को भारतीयहरूलाई प्रेम गर्छु त्यति नै भारतका नेपालीहरूलाई पनि गर्छु, त्यति नै मैले नेपालका नेपालीलाई पनि गर्छु। चिन्ता नगर। और हामीले त्यही भएर भारतमा आज हामी कम से कम पतंजलिबाट जोडिएका प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा लगभग 10 करोड़ भन्दा धेरै हमारा फॉलोअर्स छ। और यदि उद्योग धंधा बिजनेस हो तो आप सबको तपाईहरुलाई थाहा छ, मैले के भन्न पर्दैन। तो नेपालमा पनि हामीले आयुर्वेदिक कलेज पनि चलाएका छौँ, 60,000 भन्दा धेरै हमारा योग शिक्षक पनि छन्, काम पनि गरेका छौँ। परन्तु यो हमेशा ध्यान राख्नु, बाउन्ड्री हाम्रो पोलिटिकल बाउन्ड्रीहरू हामी जहाँ छौँ, जहाँ जन्म्यौँ, जहाँ हुर्क्यौँ, हाम्रो दायित्व तो राजनीतिक, फेरि म त्यही आउँछु, यसलाई हमेशा ध्यान राख्नु कि हाम्रो जो संवैधानिक जो बाउन्ड्री त्यो त हामीले दायरामा त रहनुपर्छ, परन्तु त्यो दायराभित्र रहेर नेपाली भन्न, नेपाली बोल्न, नेपालीको रूपमा पहिचान गराउन डर के हो? किन डर? डर्न पर्दैन, भयभीत होना पर्दैन। लीगली कहीं पंगा आएन, हम जिंदाबाद छौं। इसमें भी लीगल सेल बना लो, गोपाल सुधार सभा में इसको मैंने तो मंगा थे नेपाल में आए कि 7-8 महीना पहले वो पूरा हो। भारत को एम्बेसडर, नेपाल का वर्तमान प्रधानमंत्री, पहले का 3 प्रधानमंत्री, चौड़ा प्रधानमंत्री थे। मैंने कहा एक तुम मीटिंग करो, बहुत छोटी, मैंने गृह मंत्रालय में भी भारत में बोला, मैंने कहा एक छोटी सी मीटिंग करो, मीटिंग में यह तय कर दो कि नेपाल से जितने भी लोग भारत में नौकरी करने के लिए जाते हैं या वहाँ से आते हैं, उनको बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम यह है कि उनको पहले तो इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, अभी जो है अभी कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं है, वो बनाने के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। इसकी वजह से तो हो क्या रहा है कि भारत में जितने भी नेपाली हैं, गोरखाली हैं, चाहे कितनी भी पीढ़ियों से हैं, इनको ये कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। 2 दृष्टि के नेपाली मूल का ऐसा आप सब जानते हैं, तब हमें था जब केदारनाथ आपदा होता है कि बोले जी वहाँ सब पे काम करने को क्यों नेपाली थे, चलो नेपाल में नेपाली बहुत से, यहाँ को नेपाली गोरखाली बहुत। और जब चोरी करे रहा कि कौले मोरे को मानसे बड़ा उंगली काटे रही है, बोले सुना लियो। मैंने फिर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले मानसे माफी जो मैंने पूरा हड़काया मैंने कहा कि जातीय तुम किसी तरह से अपमानित शब्द नहीं कर सकते हो। कोई गलती करता है, व्यक्ति करता है, कोई पूरा समाज गलत नहीं करता है, उनको इस बात के लिए जोड़ना। वो कह रहा है कि जब तक आप तब
सबै एक भएर हाम्रो समस्या के छ भने ठीक छ, यसलाई मैले प्रशंसा गर्छु क्या कि सबै जातीय उपजाति समाज अलग अलग समूह सबै ठीक छ, चलो हुनुपर्छ, हाम्रो संगठन पनि हुनुपर्छ, पर सबैको अलग अलग तो छ, एउटा अम्ब्रेला के हो जति पनि इंडिविजुअल आदरणीय जनरल साहब बैठे हैं, इनको किसी से क्या मदद की जरूरत पड़ सकती है, सक्षम है, जनरल है और परिचय भी है, संपर्क है, पॉलिटिकल भी है और बाकी भी है। पर मैं कह रहा हूँ मेरे को क्या बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ सकती है, आप लोगों की नहीं, यदि मैं ऐसा कहूँ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जातीय एकता संघ शक्ति कलियुगे, इसको कभी मत भूलना कि हामी यदि जति एकात्म भावले जति एक हुनलाई दृढता हुन्छ नि, फेरि तपाईहरुको वोटको पनि कीमत हुन सक्छ, व्यक्तिको पनि कीमत हुन सक्छ। तो न आज वोटको भी कीमत भएको छैन और व्यक्तिको पनि त्यही भएर कीमत भएको छैन। तो मैं ये निवेदन गर्नको लागि आएको सामर्थ्य थुप्रै छ, शक्तिमा दुनियाँको जब जो आफ्नो जीवन अर्पण गर्नको लागि तैयार छ भने त्यो भन्दा ठुलो शक्ति सम्पन्न कोही व्यक्ति हुन सक्दैन, त्यो व्यक्ति गोर्खाली हुन्, यो ध्यान राख्नुपर्छ। मैले जो भन्न चाहेको कुरा यही हो, तो संगठनात्मक एक हुनु और एक भएर आफ्नो स्वाभिमानलाई आफ्नो पहिचानलाई म थुप्रै जग्गा जान्छु, मैले सकलले पनि थाहा हुन्छ कि यो नेपाली गोर्खाली हो, अरे बाबु तिमीलाई आपसमा यस्तो इंग्लिशमा हिन्दीमा केही कुरा गरे भने मानिसहरू अरे तिमी नेपालीमा कुरा गर्न सक्दैन। तो एक ऐसे हमारे पास एक बहुत ठुलो आचार्य हो, भारत को बहुत प्रसिद्ध आचार्य, एक दिन तिनीहरूको बाबु नानीहरू उसको मसित भेट गर्न आए, मैंने वैसे ही छेड़ लिया, अच्छा म तो बोलिहाल्छु अलिअलि नेपाली तो बोल्छु। तो मैले सोधेँ कि त्यो उनीहरू गरेको थियो, म इङ्ग्लिसमा यता कुरा गर्दै थिएँ, मैले सोधेँ बाबु नेपाली आउँदैन? अच्छा जी फ्रेंच जर्मन सीखने की नेपाली की कोई सीखने की चीज़ है? फिर मैंने उनको पिताजी ने आचार्य जी ने कहा, मैंने कहा आचार्य जी अब तुम्हारे घर से भाषा की समाप्ति हो गई तो संस्कृति भी गई, कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ जितने भी बैठे हैं ऊपर बच्चे हमारे जवान पार्टी पर बैठिए ज़्यादातर, अभी नाच गा करके भी गए कुछ वहाँ बैठे हैं। तो आप लोगों से सबसे पहली बात तो यह है कि भाषा के ऊपर आप गौरव करना सीखें और गौरव कराने के लिए जो भी काम जो पनि काम गर्न पर्छ त्यसको लागि जहाँ पनि जे पनि गर्न पर्छ तो जरूर गर्नु होला, यो मेरो निरन्तर निवेदन हो। भाषा अर्को वेशभूषा, जो वेशभूषा अर्को त्यो चाहिँ अलिअलि जीवित छ, अलिअलि इस रूपमा छ कि कम से कम कहीं पनि सभामा कार्यक्रममा यताउता जाँदाखेरिमा टोपी पनि देखिन्छ, पोखरी पनि देखिन्छ, एकदम दौरा सुरुवाल पनि देखिन्छ, अध्यक्ष जी तो एकदम फिट है। तो कम से कम शक्ति साहब बैठे जनरल साहब लगा कर, तो ये सारिका जी को टोपी पहनाने का काम तो बहुत कर रही थी, जीएससी साहब ने देखो टोपी लगा कर बैठे। तो मेरा निवेदन यह है कि यह भी जीवित रखो कहीं पर भी। मैंने तो बहुतों को, ये मेरे पास इतनी टोपियां आ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टोपी दे देते हैं, अच्छा मेरा तो क्योंकि धोती के साथ टोपी जचता नहीं है तो मैंने तो कईयों को पहना दिया। ये परंपरा भी शुरू करो, आजकल तो इतनी कभी फैशन का जमाना होगी, टोपी दे रहा भाई कि फैशन में लगाओ नहीं करना चाहिए, पहले पहले लगाओ नहीं करना तो सर भी दे तो वेशभूषा अर्को सांस्कृतिक कार्यक्रम जस्तो दसैँको कार्यक्रम तपाईँहरूले गर्नुभयो, यसरी नै जति पनि हुन सक्छ त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि अवश्य जति धेरैभन्दा धेरै गर्नु। और त्यसमा पनि मेरो निवेदन छ कि कम से कम देहरादूनमा, क्योंकि म हरिद्वारमा छु तो नजिक छु, तपाईँहरूलाई चाहिँ केही भएमा पुग्न या कुरा गर्न अलिकति सम्पर्कमा पनि व्यस्तता भए पनि अरूले भन्दा त धेरै नै भेट भइहाल्छ। तो मेरो निवेदन यो छ कि हामीले अलग अलग जति पनि संस्थाहरू छन्, सङ्गठनहरू छन्, अलग अलग जो पनि हामीले बनाएका छौँ प्रष्ट सोसाइटीहरू, त्यो तो गर्नु, परंतु वर्षमा कम से कम जनरल साहब मेरा निवेदन है, यदि आप चाहें तो ये हो सकता है और मैं आपका सेक्रेटरी बनने को तैयार हूँ।
कम से कम 2 कार्यक्रम, 2टा कार्यक्रम यस्तो गर्नु कि सबै जति गोर्खाली नेपालीहरुको सबै संगठन मिलेर वर्षमा कम से कम 2टा कार्यक्रम ये तय करो। वहां संख्या होनी चाहिए कम से कम 1-1.5 लाख। घर में एक छोटा बच्चा से लेकर के आदरणीय हमारे अर्जुन अवार्डी साहब, कर्नल साहब की तरह डंडा लेकर के आने वाले बुजुर्ग भी वहां होने चाहिए, दोनों लोग होनी चाहिए। उस तरह से प्लानिंग करिए कि जिससे कि आपकी जो संगठनात्मक एकता वह दिखाई देनी चाहिए। वह एकता अभी कहीं ना कहीं दिखती कम है, मैं क्षमापूर्वक कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, एक बड़ी बात मैं देख रहा था सामने, ये मैंने कई बार बोला, मुझे नहीं पता था कि आपने यहां लिख रखा है, यो ना सोध्नुहोस् सबहाले तपाईलाई के दिएको छ, सोध्नुहोस् तपाईले सबैलाई के दिनु भएको छ। ये इसको मैं अर्थ परिप्रेक्ष्यमा भन्छु क्या। मैंने हाम्रो स्वाभिमान को संगठन के रूप में शुरू कराए, बाकी कार्यक्रम शुरू कराए, तो प्राय मान्छे आने बित्तिकै तो मैं कहता हूँ तुमको सदस्य बना देते हैं, चलो हमारे स्वाभिमान का। अगले दिन 15 आदमियों की लिस्ट लेके आता, बोले इसकी नौकरी लगा दो सबकी, और मैंने नहीं लगाई तो फिर क्या हो जाता है, वो फिर नाराज हो जाता है मुझसे। तो भाई पहले संस्था को मजबूत करो, संस्था मजबूत करोगे, संस्था विपत्ति के लिए है, जिंदगी निर्वहन के साधन के लिए संस्था नहीं है, ये हमेशा हमको ध्यान रखना है। यदि आप संस्था को मजबूत बनाओगे, सभा को मजबूत बनाओगे, संगठन को मजबूत बनाओगे, देखो हमेशा संस्था व्यक्ति बनाता है, फिर संस्था से व्यक्ति की पहचान होती है, ये ध्यान रख लेना। तो इसीलिए संस्था को, संगठन को जितना मजबूत आप लोग बनाएंगे, आपका वजूद, आपकी आइडेंटिटी इतनी ही मजबूत बनेगी। तो उस तरह से आप सब आगे बढ़िए। और म तो सधैँ मेरो भावना, शुभकामना जस्तरी जसरी जहाँ जुन रूपमा हुन सक्छ म सधैँ साथमा छु। और जो पनि आदेश भएमा, मेरो लागि केही पनि भएमा म गराउला। आउने बित्तिकै आदरणीय गणेश जोशी जी बैठे थे, जोशी जी बताओ तो मेरे दादू भाई जैसे, तो मैंने कहा कितने पैसे दिए अभी तक? बोला नहीं 82 लाख मैंने इधर दे दिया, वो 75 उधर स्कूल में भी दे दिया था। मैंने कहा काम नहीं चलेगा और दे देना। तो हमारी दीदी तो बस में आ जाएगी, रानी साहिबा यहाँ ले बनी कर दे उनसे आप लोग बिल्कुल। दीदी को मैं देखो, बाकी तो ठीक है, एक हमारे परंपरा के उस परिवार से हैं, वहाँ से बनी और यहाँ बड़ा बनी, तो हमलाई एउटा खुशी को पूरा हो। पर मन बड़ा एकदम निश्चल, मैले जहाँ वाले बने बन्दे आउनुपर्छ, ठिक छ आउँछु नि भन्नु कम हुन्छ, गर्नु ज्यादा हुन्छ। उहाँलाई पनि म धेरै बहुत माया गर्छु, उहाँले पनि मलाई गर्नुहुन्छ। और तपाईहरु सबैलाई पनि बस किन आज मलाई एउटा कार्यक्रम और छ, धेरै टाढा जाने हो, मलाई लेट भइसक्यो। तो मैं यति भनेर तो मलाई आज खुशी पनि लाग्यो। अध्यक्ष जी खूब पूरा ऊर्जासित काम गर्नु, और जो जहाँ पनि म छु हैन, हाम्रो पूरे टिमलाई सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। और घाम छाया हाम्रो जनरल साहब को एक काम, मधु जी को घाम छाया। तो एक काम और गर्नु मधु जी, मैले साथ तपाईहरु गर्नु होला, जति ये बाबु नानीहरु ये गाउने नाच्ने कुद्ने जति छन् नि सब पुरै एउटा न एउटा उ गराउनु, एउटा कम्पिटिसन टाइप राख्नु। तो कम्पिटिसन में सुरुबाट लिएर अन्तसम्म कम से कम यत्रो प्रोग्राम, थुप्रै प्रोग्राम इकट्ठा हुन्छ। और जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएकालाई नै लास्ट में, तो फर्स्ट आउनेलाई 1 लाख रुपया, और सेकेंडलाई 50, और थर्ड आउनेलाई 25, और दुईटा 10-10 हजार का सांत्वना पुरस्कार, त्यो मैले दिन्छु। तो ये सब हमारे सब समझ में आया बच्चे पार्टी? हाँ, तो तुम्हारे लिए करा दिया मैंने, ठीक है, तुम करा दो। तो ये बस ये कर लो, बाकी जो मैंने मेरे लायक है ना भले होगा। धेरै धेरै धन्यवाद, प्रणाम। आचार्यज्यूलाई एउटा मायाको चिन्ह, महारानीजी एक पटक फेरि हजुर आउनुभयो, एउटा माया दिदीको सम्मानलाई ढिलो गरेको छ, त्यो सम्मान नगर्ने हो, सम्मान हान्छौँ र सम्मान
भइसकेपछि सबै शाखाध्यक्षहरू सबै हाम्रो कार्यकारिणीहरू आइदिनु होला। छिटो आचार्यजीलाई समय छैन, छिटो आइदिनु होला। सबै शाखाध्यक्षहरू हाम्रो कार्यकारिणी प्लिज आइदिनु होला। छिटो छिटो आइदिनु होला। सबै सबै दर्शकहरूलाई निवेदन छ, बस्नु होला, अनि कार्यक्रम हाम्रो होला। आज पहले वाली खैलड़ी बहुत साल के बाद निकल गई। सबै बसिदिनु होला। अध्यक्षजी हाम्रो जन्मदिन आपलाई भेटाइदिनु होला। अध्यक्षजी यो आपलाई भेटाइदिनु। बीएसएफ सबैजना कमान्डर हाम्रो टिममा आउनुभएको छ, उहाँको स्वागत छ। उहाँलाई पनि आतिथ्य सम्मान पाउनुभयो आचार्यज्यूद्वारा, धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँको टिम आचार्य नेपाली भाषा उनकी संस्कृति परंपरा मूल्य और आदर्श की स्थापना के लिए किसी तरह से किसी के सहयोग की उनको सहयोग करने और गोरखालियों के द्वारा बलिदान है, अलग अलग तरह के जो मापदंड है, आदर्श हैं जो स्थापित किए जा रहे हैं, उन क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करने का एक बहुत अच्छा ये प्रयास है। और इसके माध्यम से जातीय जागरूकता के साथ साथ में उनको संगठनात्मक रूप से एक कर करके राष्ट्र के उनके द्वारा दिए गए योगदान को देश में पहुंचाने का एक बहुत ही सुंदर काम ये कर रहे हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी के लिए मैं यहाँ पर आया कि उस कार्य को जो गोरखाली सुधार सभा के द्वारा किया जा रहा है, उस कार्य की एक तरह से हम भी अपना सम्मान जो है उसके लिए प्रदर्शित करें। इसके लिए आए आदरणीय अध्यक्ष जी ने, थापा जी ने, टीम ने हमको आमन्त्रित किया। एउटा नेपालीमा पनि सम्पूर्ण भारतमा छरिएर बस्नेवाला गोर्खालीहरूलाई के हजुरलाई सन्देश दिन चाहन्छु कि कसरी अगाडि आउनुपर्छ? हजुरले भाषण पनि राम्रो दियो, एउटा के भन्नु चाहन्छु सर? सबैले हजुरलाई माया गर्छ, सुन्ने चाहन्छु। म यति नै भन्न चाहन्छु कि हामी कहीँ पनि दुनियाँमा कहीँ पनि रहे आफ्नो जातीय पहचान, भाषागत पहचान, सांस्कृतिक पहचानलाई छुपाएर या त्यसलाई सामने नल्याएर रहनको भन्दा हामीले त्यसलाई स्वाभिमान गरेर, गर्व गरेर, गौरव गरेर त्यसलाई सामुन्ने ल्याएर चाहिँ हामी दुनियाँमा कहीँ पनि अगाडि बढौँ। धन्यवाद। छिटो छिटो जब रेडी सर स्टार्ट भन्नु है सर। घाम छाया यो हामी सबै गोर्खाली नेपालीहरूको लागि शीतलता र ऊर्जा र शक्ति प्रदान गर्ने रेडियो हो। आज म आचार्य बालकृष्ण घाम छाया रेडियोको तर्फबाट तपाईहरुलाई बडा दशैंको धेरै धेरै शुभकामना। भगवान तपाईहरुको जीवनमा, परिवारमा, समाजमा
सुख शांति र समृद्धि भगवानले प्रदान गराउन्, यही भगवानसँग प्रार्थना। हामी सबै मिलेर बडा दशैं पनि मनाउने हो, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परा र आफ्नो गौरवलाई सधैँ अगाडि बढाउनको लागि एक भएर हामी चाहिँ नि हामीले त्यसलाई स्थापित गर्ने हो। एक भएर सबै मिलेर सबै बसेर त्यसलाई अगाडि बढाउने हो। समय आइरहेको छ, यदि हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई, आफ्नो चाड पर्व त्योहारलाई हामीले सम्मान दिएनौँ भने कसले देला र? त्यही भएर आउनुहोस्, हम सबै मिलेर बडा दशैं पनि मनाउने हो और अरूलाई दशैंको विषयमा बताउने पनि हो और खुसियाली मनाएर जीवनलाई अगाडि बढाउने पनि हो। धेरै धन्यवाद। रेडियो जॉकी बंद करके बोल दिया मैंने। मैंने कुछ हिंदी कुछ नेपाली में लिख दिया। हाम्रो संस्कृति स्वाभिमान को जागरण को प्रयास सुंदर। मेरो धेरै शुभकामना। हम छाया रेडियो मात्र हैन, यो एक अभियान हो नेपाली भाषा स्थापित और प्रचारित गर्नको लागि। हमारी नई पीढ़ी यसको माध्यमले जोडेर आफ्नो जरोलाई कहिल्यै पनि नबिर्सियोस्, यही मेरो। थैंक यू। कुनै पनि जाति को जीवित रहना को मूल आधार भाषा हो। भाषा को जीवित रखना को कारण भाषा में विद्यमान विविध तरह को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक या कलात्मक जो प्रदर्शन हो तो मुख्य हो, त्यसको लागि रेडियो सबभन्दा ठुलो साधन हो। तो ये रेडियो मात्र हैन, घाम छाया, घाम छायाको माध्यमले गोर्खाली नेपाली भाषा संस्कृति परंपरा तो जीवित राख्ने एउटा यो ठुलो साधन माध्यम हो। यसको जति प्रचार हुन्छ, जति
टाढा टाढासम्म यसको सन्देश जान्छ, त्यति नै नेपाली गोर्खालीहरूको हित यसमा सन्निहित छ। यो समय हो नि हामीले मनोरञ्जन बाँकी थुप्रै संसाधनहरू युज गरिरहन्छौँ दैनन्दिन जीवनमा। जो यो खामछाया रेडियोलाई पनि हामीले जो कमसेकम जो गोर्खाली नेपालीहरू छन् उनीहरू समाजमा यसको सुन्ने गानाहरू, कार्यक्रमहरू, प्रोग्रामहरू त्यसलाई प्रचारित प्रसारित गर्ने त्यो गरेमा चाहिँ यो यसको व्यापकता बढ्छ। त्यसले चाहिँ सबैलाई यसको महत्त्वको पनि थाहा हुन्छ र त्यसरी त्यसको स्वरूप पनि ठुलो हुन्छ। आन्दोलन यहीँबाट सुरु भएको यहीँबाट सबभन्दा पहिला भारतीय गोर्खा लीग सुरु भएको देहरादूनबाट। यो खासियत हो देहरादूनको। बहुत बहुत धन्यवाद। जयमाला शाखाको सांस्कृतिक कार्यक्रमको आनन्द लिनुहोला। हाम्रो विभूति हुनुहुन्छ लिम्बू एसोसिएशनको प्रस्तुति एक गाना गाउँछन्। योगमा उहाँले बहुत ठुलो कार्य गर्नुभएको छ। बहुत धेरै हाम्रो स्वाभिमानमा बहुत राम्रो काम भएको छ। साथै योगमा पनि उहाँले आफ्नो र उन्नतिको लागि तैनात छ र हामीहरूले जो पनि हजुरहरूको प्रब्लमहरू छ त्यो कहिले पनि आएर हामीहरूसित भेट गर्नु होला र हामीहरूले त्यसलाई दूर गर्ला। थ्याङ्क यू। देहरादूनमा गोर्खाली सुधार सभा आएको छ। हजुर नियमित रूपले आउनुहुन्छ यतातिर, के कस्तो लाग्छ हजुरलाई गोर्खाली संस्कृतिको यति राम्रोसित यहाँ एउटा कार्यक्रमको रूपमा प्रस्तुति हुन्छ, कस्तो हजुरले फिल गर्यो? बहुत राम्रो फिल गर्यो, बहुत राम्रो प्रोग्राम गरेछ सुधार सभाले र मैले एकै चीज आशा गर्छु कि जो हाम्रो यहाँ 30-40 वटा जो गोर्खाली सुधारको लागि अलग अलग ग्रुप छ तिनीहरू अगर एकजुट भएर अगर एक आवाज उठायो भने त्यो फेरि गोर्खालीको जो आवाज छ त्यो सुना जाला। अच्छा सर, मैले आशा गर्छु। सर एक सानो सा एउटा सन्देश दिदिनुहोस् हाम्रो। त्यही त थियो सन्देश। एउटा हाम्रो गोर्खाली नानीहरू जो 14 साल 15 साल 16 सालको छ, हजुर एउटा गोर्खा जनरल भएर आफ्नो नानी, भारतको त सबैजना हो तर आफ्नो समाजको नानीहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छ? जनरल साहबले के भन्छ हाम्रो गोर्खाली युवाहरूलाई? मैले एकै चीज भन्न मागेछु, यो छ कि जो मैले हेर्छु जस्तो मैले जब पल्टन कमान्ड गरिरहेको थियो मसँग 12/6 अफसर यस्तो थियो जो कि जेसुस वारको छोराहरू थियो। तर मैले हाम्रो छोरा जस्तो गोर्खालीहरूको छोराहरू जब हेर्छु त त्यो मैले हेरिरहेको छु कि बाबाले काम गरेर राम्रो मेहनत गरेर क्याप्टन भएको छ, मेजर भएको छ, तर उसको छोरा फेरि गएर भर्ती भइरहेछ। मतलब कोही सुधार भएको छैन, फ्यामिलीमा उन्नति भएको छैन। तो हामीले कोसिस गर्न पर्छ कि एजुकेसन त बाबाहरूले राम्रो दिइरहेछ तर
फेरि अगाडि बढे छैन हाम्रो सिभिल सर्भिसको तो अगाडि मतलब अगर बाबा मेजर छ तो छोराले जिज्ञासा गरेर कर्नल बन्न पर्छ, जर्नल बन्न पर्छ हैन। बाकी सबैको यस्तो हुन्छ। अब यहाँ जति पनि चिफहरू एरियाले पछिल्लो 2-3 वटा जो चिफ बनेछ सबै कर्नलहरूको छोराहरू छ हैन, अलग अलग कमको छ। यस्तो हुनुपर्छ। मेरो बाबा कर्नल थियो, म जर्नल बन्यो हैन, यो हुन्छ उन्नति फ्यामिलीमा। तर हाम्रो बाँकी जग्गा मैले हेरिरहेको छु कि बाबा कर्नल छ, छोरा गएर फेरि भर्ती भइरहेछ या छोराले केही गरिरहेको छैन। त्यो मैले दिन माग्छु कि सुधार हुन पर्यो, बच्चाहरूले राम्रो गर्न पर्यो। तर त्यो सबै आफ्नो जिज्ञासाले हुन्छ, आफ्नो हार्डवर्कले हुन्छ हैन। त्यो